नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं बलराज साहनी के बारे में। बलराज साहनी, हाँ, भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा और थिएटर की दुनिया में समझिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं है, बल्कि वो एक लेखक भी थे, एक विचारक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े इंसान भी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोगों ने सिर्फ एक्टर के तौर पर जानते हैं, और ये भी दिलचस्प है कि वो मशहूर लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई थे और एक्टर परीक्षित साहनी के पिता। सही। तो उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आज कोशिश करेंगे उन पर थोड़ी गहराई से बात करने की। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बलराज साहनी की जिंदगी और उनके काम के इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। 1 मई 1913 को रावलपिंडी में जन्म हुआ उनका, जो पाकिस्तान में है। हाँ, और उनका असल नाम युधिष्ठिर साहनी था। ये कम लोग जानते होंगे शायद। बिल्कुल, एक काफी खाते पीते पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे थे। पिता हरबंस लाल साहनी का कपड़ों और कीमती पत्थरों का अच्छा कारोबार था, और उनके परिवार का माहौल भी काफी विचारों वाला था। पिता आर्य समाजी थे। सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन, इन सब में उनकी काफी रुचि थी। अच्छा। गांधी और टैगोर जैसे लोगों के प्रशंसक थे वो। तो इसी माहौल ने, आप कह सकते हैं, साहनी के मन में बचपन में ही आदर्शवाद के बीज बो दिए थे। हाँ, एक नींव तैयार हो गई थी बचपन से ही। बिल्कुल। हालांकि बाद में उन्होंने इसी आदर्शवाद को एक अलग नजरिए से देखा। मार्क्सवाद की तरफ झुकाव हुआ और उन्होंने खुद को नास्तिक भी घोषित किया। तो ये उनके विचारों का एक एवोल्यूशन है। ये बदलाव दिलचस्प है। और उनकी पढ़ाई लिखाई वो भी काफी अच्छी रही, सुनने में आता है। हाँ, बिल्कुल। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज में भी पढ़े, और हिंदी में बीए की डिग्री भी थी उनके पास। काफी पढ़े लिखे थे बहुत। पढ़ाई के बाद कुछ टाइम पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाया उन्होंने। और 1936 में उनकी शादी हुई दमयंती साहनी से। हाँ, जो खुद भी एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार बनी बाद में। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है जब वो रावलपिंडी छोड़कर बंगाल जाते हैं, शांति निकेतन। हाँ, 1930s के आखिर की बात है ये। बलराज और दमयंती दोनों चले गए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन। ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा उस समय। बिल्कुल। और वहां बलराज साहनी ने पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश और हिंदी। शांति निकेतन का माहौल कैसा रहा होगा उनके लिए? टैगोर का प्रभाव बहुत गहरा। शांति निकेतन का वो खुला माहौल, कला, साहित्य, संगीत, वो उनके आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। टैगोर का सीधा असर उनकी सोच पर पड़ा। कहते हैं उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म भी वहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल। जब दमयंती जी वहां अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। शांति निकेतन के बाद 1938 में वो 1 साल गांधी जी के साथ भी रहे। महात्मा गांधी के साथ भी काम किया उन्होंने। ये भी एक बड़ा अनुभव रहा होगा उनके लिए, गांधी जी के विचारों को इतने करीब से देखना। और फिर अगले ही साल गांधी जी के कहने पर ही वो इंग्लैंड चले गए। हाँ, गांधी जी ने प्रोत्साहित किया और वो इंग्लैंड चले गए। और लंदन में फिर उन्होंने बीबीसी की हिंदी सर्विस में रेडियो अनाउंसर का काम किया, 1941 से 43 तक। और जॉर्ज ऑरवेल के साथ काम किया वहाँ। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जॉर्ज ऑरवेल भी उसी दौरान बीबीसी में थे। और लंदन का ये जो दौर था, ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए एक वैचारिक बदलाव का समय था। अच्छा, कैसे? देखिए, वहां उन्होंने यूरोपियन कल्चर देखा। वहां के जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, मजदूर वर्ग के संघर्ष थे, उनको करीब से जाना। और ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से भी उनका संपर्क हुआ। तो उनके वामपंथी विचारों को और बल मिला वहाँ। बिल्कुल। उनका जो वर्ल्ड व्यू था वो काफी बदला, उनको एक नई दिशा मिली वहाँ। तो जब वो 1943 में भारत लौटे, हाँ, तो वो एक बदले हुए इंसान थे। हाँ, सिर्फ एक टीचर या रेडियो अनाउंसर नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक सोच वाले कलाकार बनकर लौटे। और आते ही वो आइप्टा से जुड़ गए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। हाँ, इप्टा, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कल्चरल विंग था एक तरह से। इप्टा का मकसद क्या था उस समय? देखिए, इप्टा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नाटक नहीं करता था। उनका मकसद था थिएटर को सामाजिक बदलाव का एक हथियार बनाना। अच्छा। वो गरीबी, शोषण, अन्याय, इन जैसे मुद्दों पर नाटक करते थे। लोगों में एक चेतना जगाने की कोशिश थी। और साहनी साहब इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। पूरी तरह। इप्टा के जरिए उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, गांवों कस्बों में नाटक खेले। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की जिंदगी को समझने के लिए वो अक्सर बहुत सादगी से उन्हीं के बीच रहते थे। इसी अनुभव ने उनके एक्टिंग के फलसफे को घड़ा। वो प्रामाणिक, यथार्थवादी अभिनय जिसमें बनावटीपन न हो, जो असल जिंदगी को दिखाए,
जिसे हम नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। सही। और उनकी पत्नी दमयंती साहनी तो पहले से ही इप्टा में थी। हाँ, वो तो उनसे पहले ही इप्टा की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी। बलराज साहनी ने भी फिर इप्टा के नाटकों से ही, जैसे 1946 में इंसाफ नाटक था, उससे अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। फिल्मों में वो काफी देर से आए हैं ना? हाँ, लगभग 33 साल की उम्र में। हाँ, फिल्मों में एंट्री थोड़ी लेट हुई। पहली फिल्म इंसाफ 1946 थी, लेकिन जो पहचान मिली वो मिली ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल से। हाँ, ये फिल्म तो बंगाल के अकाल पर थी शायद। बिल्कुल। और ये इप्टा की जो सामाजिक यथार्थवादी सोच थी, उसी को दर्शाती थी। इसके बाद दूर चलें, गुड़िया जैसी फिल्में भी आईं। लेकिन वो उस जमाने के जो हीरोज थे उनसे काफी अलग थे। बिल्कुल अलग। मतलब जो ट्रेडिशनल बॉम्बे सिनेमा वाला हीरो होता है ना वैसे हैंडसम, ना वो रोमांटिक चार्म, हाँ। लेकिन उनके पास थी ऑथेंटिसिटी, गहराई थी, किरदारों में जान डाल देने की वो कमाल की क्षमता थी। वो पर्दे पर सच्चाई लेकर आए। उनके निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। 1947 में उनकी पत्नी दमयंती जी का देहांत हो गया। हाँ, ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, वो काफी टूट गए थे। फिर 1951 में उन्होंने अपनी कजिन संतोष चंदोक से शादी की। जी, जो बाद में खुद भी एक लेखिका बनी। उनसे उनके 2 बच्चे हुए, बेटी शबनम और बेटा परीक्षित साहनी, जो आज जाने माने एक्टर हैं। और इप्टा से जुड़ाव और कम्युनिस्ट विचारों की वजह से उन्हें मुश्किलें भी आईं, जेल भी जाना पड़ा। हाँ, ये भी हुआ। फिल्म हलचल की शूटिंग चल रही थी 1951 में, और उसी दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा, उनके कुछ भाषणों और एक्टिविज्म की वजह से। तो शूटिंग कैसे हुई फिर? बताते हैं कि प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट की तो उन्हें स्पेशल परमिशन मिलती थी। वो सेट पर आते, अपना शॉट देते और फिर वापस जेल चले जाते। कमाल है, ये दिखाता है उनका कमिटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया 1951 की ही फिल्म हम लोग से। वो फिल्म कामयाब रही, उनके काम की तारीफ हुई, और कहते हैं कि कैमरे के सामने उनकी जो झिझक थी वो भी थोड़ी कम हुई इससे। आर्थिक स्थिति भी कुछ बेहतर हुई। लेकिन असली मील का पत्थर तो 2 बीघा जमीन ही मानी जाती है ना, 1953 में बिमल रॉय की फिल्म। ओ बिल्कुल, वो तो क्लासिक है। उसमें उन्होंने शंभू महतो का जो किरदार निभाया, एक गरीब किसान जो जमीन बचाने के लिए कलकत्ता जाकर रिक्शा चलाता है। उस रोल के लिए उन्होंने तैयारी भी जबरदस्त की थी। हाँ, यही तो उनकी खासियत थी। वो सचमुच कलकत्ता गए और कई दिनों तक खुद रिक्शा चलाया उन्होंने। सच में? हाँ, रिक्शा वालों की चाल ढाल, उनकी थकान, उनकी निराशा, उनका लहजा, सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसे जिया। उन्होंने खुद लिखा है कि एक बिहारी रिक्शा वाले ने जब उनकी कहानी सुनी तो बोला कि ये तो मेरी ही कहानी है। इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उन्हें लगा कि ये कहानी दुनिया को बताना उनकी जिम्मेदारी है। बिमल रॉय को भी तो शक था शायद कि ये रोल कर पाएंगे या नहीं। हाँ, शुरू में बिमल रॉय को लगा कि ये अंग्रेजी में एमए किया हुआ पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ किसान का रोल कैसे करेगा, लेकिन साहनी साहब ने शंभू को जिंदा कर दिया पर्दे पर। और फिल्म सुपरहिट हुई, कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीता। बिल्कुल। और बलराज साहनी रातों रात एक अलग किस्म के स्टार बन गए। 2 बीघा जमीन को आज भी इंडियन सिनेमा की बेस्ट आर्ट फिल्मों में गिना जाता है। इसने पैरेलल सिनेमा का रास्ता भी खोला एक तरह से। सही कहा। वो सिनेमा जो मेन स्ट्रीम मसालों से हटकर यथार्थ पर फोकस करता था। इसके बाद तो उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, काबुली वाला जैसे। हाँ, 1961 की काबुली वाला, टैगोर की कहानी पर। वो अफगानी मेवे वाले का दर्द, उसकी मासूमियत, क्या कमाल निभाया था। और वक्त का वो गाना, ए मेरी जोहरा जबी। हाँ, 1965 की वक्त मल्टी स्टारर फिल्म थी, बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया वो गाना आज भी लोगों को याद है। कितनी सहजता थी उसमें। बिल्कुल। और उनकी आखिरी फिल्म गरम हवा, जी, जो उनके जाने के बाद रिलीज हुई। गरम हवा 1973, उसमें सलीम मिर्जा का किरदार। पार्टीशन के बाद इंडिया में रुके एक मुस्लिम बिजनेसमैन की कहानी, उसकी कश्मकश, उसका दर्द। क्रिटिक्स उसे आज भी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। बिना किसी मेलोड्रामा के, एकदम रियल। यही उनकी एक्टिंग का स्टाइल था, जिसे हम शायद मेथड एक्टिंग के करीब कह सकते हैं। क्या खासियत थी उनके तरीके की? देखिए, पहले बात तो संयम, रिस्ट्रेंट, कम बोलना, आंखों से चेहरे से ज्यादा एक्सप्रेस करना। दूसरी, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, हर किरदार सच्चा लगता था। तीसरी, इमोशनल डेप्थ, भावनाओं की गहरी समझ। और चौथी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हर रोल के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी। हाँ, शंभू महतो और सलीम मिर्जा बिल्कुल अलग लगते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि एक्टर कोई कठपुतली या तोता नहीं है, वो आर्टिस्ट है जिसे कागज के शब्दों में जान डालनी होती है। उन्होंने अपने समय की लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया,
पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजयंती माला, नरगिस। हाँ, सीमा, सोने की चिड़िया, भाभी की चूड़ियां, लाजवंती जैसी फिल्मों में हीरो भी थे। बाद में नीलकमल, घर घर की कहानी, दो रास्ते, एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में उनके कैरेक्टर रोल्स भी बहुत पसंद किए गए। पंजाबी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। जी हाँ, नानक दुखिया सब संसार और सतलुज दे कंडे। एक्टिंग के साथ साथ वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। ये बात कम लोग जानते हैं। हाँ, ये उनका एक और अहम पहलू है। वो एक बेहतरीन लेखक थे। पहले इंग्लिश में लिखा, फिर पंजाबी में लिखने लगे और पंजाबी लिटरेचर में उनका बड़ा नाम है। उनकी किताबें भी हैं। हाँ, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, मेरा रूसी सफरनामा। मेरा रूसी सफरनामा के लिए तो उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। अच्छा। और उनकी ऑटोबायोग्राफी मेरी फिल्मी आत्मकथा भी बहुत अहम है। पंजाबी मैगजीन प्रीत लड़ी में भी रेगुलर लिखते थे। और उनकी राजनीतिक सक्रियता वो भी हमेशा साथ चली। बिल्कुल, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और अपने लेफ्टिस्ट विचारों को लेकर हमेशा वोकल रहे। कभी डरे नहीं कि करियर पर असर पड़ेगा। सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लेते थे। हाँ, रैलियों में जाते थे, भाषण देते थे। उनका मानना था कि कलाकार समाज से अलग नहीं रह सकता। उन्होंने AIYF की स्थापना में भी रोल प्ले किया था, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। जी हाँ, PK वासुदेवन नायर और गुरु राधाकृष्ण के साथ मिलकर AIYF की नींव रखी और वो उसके पहले प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। और स्क्रीन राइटिंग भी की उन्होंने। बाजी फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी। हाँ, ये भी कम लोग जानते हैं। देवानंद की हिट फिल्म बाजी, जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया था, उसकी कहानी बलराज साहनी की ही थी। इतने सारे योगदान, इसीलिए उन्हें 1969 में पद्मश्री भी मिला। जी बिल्कुल, वो इसके हकदार थे। अपने आखिरी सालों में भी वो फिल्मों में एक्टिव थे। नया रास्ता, पवित्र पापी जैसी फिल्में। हाँ, काम तो करते रहे, लेकिन निजी जीवन में एक और दुखद घटना हुई। उनकी बेटी शबनम का निधन। हाँ, उनकी बेटी शबनम की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। वो काफी डिप्रेशन में रहने लगे थे। और फिर 13 अप्रैल 1973 को गरम हवा की डबिंग पूरी करने के ठीक अगले दिन। हाँ, अगले ही दिन उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया और सिर्फ 59 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। ये कितना दुखद है। और कहते हैं गरम हवा की उनकी आखिरी रिकॉर्डेड लाइन थी, इंसान कब तक अकेला जी सकता है। हाँ, कितनी मार्मिक बात है, जैसे अपने ही जीवन की भविष्यवाणी हो। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर की थी, जो उनकी विचारधारा को दिखाती है। जी, उन्होंने कहा था कि उनके जनाजे पर लाल झंडा जरूर लगाया जाए और कोई पंडित या धार्मिक रस्म न हो। ये उनकी मार्क्सवादी और नास्तिक सोच को दर्शाता है। बलराज साहनी की विरासत बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। पहली बात तो उन्होंने इंडियन सिनेमा में नेचुरल सहज एक्टिंग की नींव रखी। हाँ। दूसरा, उन्होंने दिखाया कि कमर्शियल फिल्में भी गंभीर सामाजिक मुद्दों को उठा सकती हैं। सही। तीसरा, उन्होंने कैरेक्टर रोल्स को सम्मान दिलाया और पैरेलल सिनेमा के लिए रास्ता बनाया। और चौथा, उन्होंने साबित किया कि एक आर्टिस्ट अपनी कला के साथ साथ पॉलिटिकली एक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल, वो आज भी एक कल्चरल आइकॉन हैं, आम आदमी की आवाज। उनके नाम पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हाँ, पंजाबी कला केंद्र, जिसे उन्होंने स्थापित करने में मदद की थी, और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन बलराज साहनी पुरस्कार देते हैं। तो आखिर में सोचें, आज के दौर में बलराज साहनी कितने प्रासंगिक हैं? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। आज जब कलाकार अक्सर अपनी राय रखने से कतराते हैं, बलराज साहनी जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि कला और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती है। एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज को आईना दिखाया और बिना डरे अपनी बात रखी। उनकी ये आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी आज बहुत मायने रखती है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।